जो मेरा हाथ है ऐसा लग रहा है कि ब्लड है ना क्लॉट हो जाएगा। यू कैन सी द ट्रेस। अब मैं इसको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। सारा बर्फ से ढका है। हाय फ्रेंड्स, द वर्जिन प्लेसेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भूटान की खूबसूरती और उसके शहर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे भूटान में आपको कहाँ जाना चाहिए घूमने के लिए, फिर बात करेंगे कैसे जाना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे भूटान घूमने में आपको कितना खर्च आने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, हम आपसे सारी बातें शेयर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपका होस्ट आसिफ निसार। सबसे पहले हम बात करेंगे भूटान में एंटर करने के लिए क्या क्या करना होगा। तो आपको 3 पार्ट कंपलसरी है भूटान के लिए। एक है गाइड, दूसरा है एसडीएफ चार्ज और तीसरा है इंश्योरेंस। गाइड, अगर हम एसडीएफ चार्ज की बात करें तो वो 1200 रुपया पर पर्सन पर डे लगता है। तो आप देख लें आप कितने लोग जा रहे हैं, उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके देख लेता है। गाइड का चार्ज पर डे 1500 से 2000 के बीच में लगता है। इन लोगों ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि गाइड कंपलसरी है, लेकिन जब आप परमिट लेने जाएंगे तो उस टाइम आपको ये बताएंगे कि गाइड लेना कंपलसरी है। एंड और उसके लिए वो कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं आपको दिखाएंगे कि गवर्नमेंट का ऐसा ऑर्डर है। थर्ड पार्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का ज्यादा चार्ज नहीं लगता, 450 से 500 के बीच में, तो वो आपको पे करना होगा। तो ये 3 चीजें आपको पे करना है, एसडीएफ चार्ज, इंश्योरेंस एंड गाइड। अब जो एक्स्ट्रा आपको खर्च है, अगर आपने पैकेज ले रखा है तो उसमें तो वो पैकेज टूर ऑपरेटर उनके पैकेज अवेलेबल है। लेकिन अगर आप सेल्फ जाना चाहते हैं खुद से, तो 3 दिन का प्लान किया था भूटान के लिए, तो मैं वो जानकारी आपको शेयर कर देता हूँ। इस 3 दिन में लगभग से लगभग अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आपको 40 से मेरे गाइड थिलने दौजी के साथ मैं अब भूटान में एंटर। सो आवर ट्रिप इज स्टार्टिंग नाउ। हमने जैसे एंट्री किया, हमें रास्ते में चेक पोस्ट मिल गया। चेक पोस्ट पे हमने अपना परमिट दिखाया, एंटर कर चुके हैं भूटान में। भूटान का पहले दिन का सफर हमारा पारो के लिए होगा। रास्ते में हमें एक वाटरफॉल मिला जिसे रेनबो वाटरफॉल के नाम से जानते हैं। इस वाटरफॉल की जो खासियत है वो ये है कि बिल्कुल टचिंग डिस्टेंस पे आपके रेनबो फॉर्म होता हुआ दिखाई देगा। अगर आप हाथ को इस पानी के पीछे ले जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने हाथ से रेनबो को पकड़ रखा है। अब उसके बाद हम चलेंगे तचोंग लखांग ब्रिज के पास। इस ब्रिज को आयरन ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। ये 15th सेंचुरी में एक मॉन्क द्वारा बनाया गया था। ऐसे 8 ब्रिजेस पूरे भूटान में उन्होंने बनाया था, लेकिन मोस्ट ऑफ देम वॉश्ड आउट हो चुके हैं फ्लड्स में। इस ब्रिज के नीचे से एक खूबसूरत सी नदी बहती है जिसका पानी बिल्कुल ही साफ है और काफी ठंडा है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा समय बिताया और फिर हम चल पड़े हैं भूटान नेशनल म्यूजियम की तरफ। रास्ते में हमें एक प्लेस मिला जिसे लोग बर्ड आई व्यू के नाम से जानते हैं। हमारे गाइड ने बताया कि यहाँ से हम खड़े होकर एयरपोर्ट का नज़ारा देख सकते हैं। तो हम भी वहाँ पे खड़े हो गए और हमने देखा कि वहाँ जिस पॉइंट से हमने ये वीडियो बनाया है वहाँ से कंप्लीट ओवरऑल व्यू दिखता है पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। इवन की फ्लाइट की लैंडिंग भी दिख जाती है। तो हमें पता चला यहाँ पे 10 मिनट के बाद फ्लाइट लैंड करने वाली है। तो हमने वहाँ पे 10 मिनट वेट किया और फिर हमने फ्लाइट लैंड करते हुए खुद से देखा। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ इस एयरपोर्ट की जो सबसे खास बात है, ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ लैंडिंग। यहाँ पे लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। रीज़न बीइंग, चारों तरफ पहाड़ हैं और चारों तरफ पहाड़ी से घिरे होने की वजह से यहाँ पे लैंडिंग काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ से निकल चुके हैं भारत नेशनल म्यूजियम की तरफ। यहाँ हम पहुँच चुके हैं अब, और यहाँ पे हम बता दें कि यहाँ पे जो टिकट का चार्ज है पर पर्सन 300 रुपीज़ है इंडियंस के लिए। कैमरा अलाउड नहीं है म्यूजियम के अंदर, बाहर के कैंपस में कैमरा अलाउड है। और ये जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है, इसे वॉच टावर के नाम से भी जाना जाता है। एंशिएंट टाइम्स में इस पे से खड़े होकर निगरानी किया जाता था शहर से कौन लोग आ रहे कौन लोग जा रहे। काफ़ी ऊंचाई पे होने के कारण इस टावर से आसानी से पता लगाया जा सकता था कि कौन शहर के अंदर आ रहा है, कौन शहर से बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे से होके फिर हम चलते हैं अपने होटल की तरफ, जो कि पारो के मेन सेंटर बाजार पे है।
तो पारो का जो मार्केट है इसके बिल्कुल बीचों बीच हमारा होटल है, होटल सेंगेलिंग। ये 3 स्टार होटल है। यहाँ के जो सबसे खास बात मुझे लगी है वो है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी के लिए मैं 10 में से 10 नंबर इन लोगों को दूंगा। हमने अपना चेक इन किया और फिर होटल के अंदर आ चुके हैं और हम लोग अब जस्ट होटल पहुंचे हैं अभी। और यू कैन सी होटल हमारा, यहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा है। होटल से वेरी स्पेसियस, नीट एंड क्लीन। आई वुड रिकमेंड टू टेक दिस होटल एट ए चीप रेट ऑल्सो। 3 स्टार होटल है और फैसिलिटी सारी अच्छी है। और एक नज़र में आपको होटल का दिखा देती हूँ। रूम जो हमने बुक किया था वो 2 बेड का था, पर इन्होंने में 3 बेड का रूम दिया था, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। रूम की अगर बात करें तो रूम में फैसिलिटी सारी थी, इवन कि इन्होंने रूम हीटर भी रूम के अंदर दिया हुआ था। रूम के बाहर का बैल्कनी काफ़ी अट्रैक्टिव था, बट समहाउ आई मिस दैट, मैं बना नहीं पाया उस वीडियो को। फिर थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद हम मार्केट की तरफ गए शाम में। जब हम जा रहे थे तो रास्ते में सरप्राइजिंगली हमें एक कॉन्सर्ट होता हुआ दिखाई दिया। किसी एनजीओ द्वारा ये कॉन्सर्ट कराया जा रहा था, जिसपे स्कूल के बच्चे परफॉर्म कर रहे थे। तो 2-4 मिनट हमने वहाँ पे बैठ के भी उस कंसर्ट का मज़ा लिया। नेक्स्ट डे हमने होटल्स को चेकआउट किया और फिर हम स्ट्रेट ड्राइव करेंगे थिम्पू के लिए। थिम्पू में हम सीधा होटल पहुँचते हैं। ये हमारा होटल अमोधारा है। ये 3 स्टार होटल है। इस होटल की जो खास बात है इसका लुक एक फोर्ट के जैसा है। जब आप इस होटल के पास आएंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि ये एक होटल है, ये लगेगा एक फोर्ट है। अब अंदर का कुछ सीन आपको हम दिखाते हैं। जो एंट्री है एंट्री के पास उन्होंने काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है होटल को, और जो बैठने की जो लॉबी है और यू कैन से वेटिंग रूम है, इसको भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव इन्होंने बनाया हुआ है। हमने अपना चेक इन किया और फिर हम चलते हैं अपने, ये देखिए इनका ये वेटिंग रूम है। वेटिंग रूम भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने डेकोरेट करके रखा है। अब हम होटल का अपना कमरा दिखाते हैं। जो हमारा कमरा इस होटल का एज़ कम्पेयर टू द वन जो हमें पारो में मिला था उससे ये ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन फैसिलिटी में थोड़ा मुझे लगता है कुछ कमी रह गई। जो व्यू है इस होटल से तो वो लाजवाब है। आप देख सकते हैं सामने जो व्यू है माउंटेन व्यू है, और एक साइड में इसके माउंटेन है, दूसरी साइड में नेशनल हाईवे है। जो रोड है बिल्कुल पास में होटल से। और फिर थोड़ा देर आराम करने के बाद हम फिर निकलते हैं स्ट्रेट टू लॉर्ड बुद्धा स्टैचू। वहाँ हम पहुँचेंगे, लगभग आधा घंटा हमें लग जाएगा। जो डिस्टेंस है यहाँ से वो है लगभग 20 किलोमीटर। फाइनली हम पहुंच गए हैं लॉर्ड बुद्धा स्टैचू के अंदर। गेट के अंदर ये हम एंट्री कर दें, तो जल्दी से हम वीडियो को आगे बढ़ाते हुए पहुंचते हैं डायरेक्ट स्टैचू। तो हम फाइनली पहुंच गए लॉर्ड बुद्धा स्टैचू के जस्ट सामने। अब ये स्टैचू आपको बिल्कुल सामने दिखाई देगा। आप इसको देखें, इसकी जो स्टैचू की जो हाइट है वो 169 फीट है, और ये कंप्लीट जो मटेरियल जो यूज हुआ है इसको बनाने में वो है ब्रॉन्ज का मटेरियल से बनाने के बाद इस पे सोने का परत चढ़ाया गया है। और ये सोने के जो परत है, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे बताया कि ये लगभग 8 इंच चौड़ी परत है, पर इसको मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूँ। अब जो ये स्टैचू देख रहे हैं आप, गोल्ड प्लेटेड स्टैचू,
ये 108 स्टैचू है जो लॉर्ड बुद्धा के जो मॉन्यूमेंट्स है उसको सराउंड किए हुए चारों तरफ लगाया गया है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये अप्सराएं हैं और 108 अप्सराएं जो है वो अलग अलग पूजा के लिए काम आती है। जैसे कि कुछ के वेल्थ के लिए पूजा जाता है, किसी को हेल्थ के लिए पूजा जाता है, किसी को बारिश के लिए, किसी को सनलाइट के लिए, किसी को फसल के लिए पूजा जाता है। तो ये चारों तरफ इस मॉन्यूमेंट से लॉर्ड बुद्धा के जो मॉन्यूमेंट के चारों तरफ इसको इसने सराउंड करके इसको लगाया हुआ है। रुक जाएगा जहाँ भी आप देख रहे हो कि आपको लगेगा कि ये सोने से, जब अंदर का जो व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाया। और जो लॉर्ड बुद्धा के जो स्टैचू है ऑलमोस्ट 1,25,000 स्टैचूज अंदर में, छोटा बड़ा एक रैक, चारों तरफ रैक सा बना हुआ है। उसमें सबसे लोअर पार्ट में बड़े साइज का है स्टैचू। ऐसे ही रैक बनते हैं तो ऊपर तक गया और पूरे सराउंडिंग्स में रैक है। उसमें मोर और लेस 1,25,000 लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू अंदर है। सामने जो आप बिल्डिंग देख रही है बेसिकली टेम्पल है, लेकिन जब कोई रॉयल पर्सन आते हैं, जैसे किंग आते हैं या चीफ ऑफ प्रीस्ट आते हैं, तो वो लोग वहाँ ठहरते हैं। जब आप फ्रंट साइड से थोड़ा डिस्टेंस बना के जब आप देखने की कोशिश करेंगे लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू को, तो सामने में जो पूरा मैदान आपको ऐसे लगेगा कि बस मैदान है और नीचे पे अचानक से खाई आ जाती है, लेकिन वैसा है नहीं। मैदान के नीचे भी काफ़ी स्पेस है। ये है तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप अगर भूटान घूमने आए हो, थिम्पू में आए, तो इस लॉर्ड बुद्धा के स्टैचू को एक बार ज़रूर आकर देखें। हाँ, ये थोड़ा कॉस्टली है, पर जब आप देखने के बाद जब अंदर से बाहर अंदर भी जाएंगे तो बेहतरीन आपको नज़ारा मिलेगा। आप सोच सकते हैं एक मॉन्यूमेंट्स कितना स्पेस लिया होगा इसने, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बाय 20 या 50 बाय 50 स्क्वायर फीट होगा। और उसमें 1.25 लाख स्टैचू लॉर्ड बुद्धा के रखे हुए छोटे बड़े। तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से उसको डेकोरेट किया। अंदर जाने के बाद सिर्फ आपको लगेगा कि आप सोने की किसी पहाड़ में आ गए, सोने के पहाड़ का कोई कमरा बना वहीं पर आ गए। तो आप एक बार ज़रूर जाके देखें। अब हमारे ट्रिप का ये आखिरी और तीसरा दिन है और डोचुला पास पे। डोचुला पास जाने के रास्ते में हमें एक छोटा सा पार्क दिखाई दिया। पार्क के जस्ट बगल में एक नदी बह रही है। इस पार्क की जो खास बात है वो है इसका लुक इसलिए खास है, जैसे है पेड़ को काट के, पेड़ का ही चेयर है और टेबल है। और फिर हम चलते हैं थोड़ा सा नदी में एंजॉय करने के लिए। यू कैन सी मेरा सारा चेहरा रेड हो गया है, मेरे हाथ कांप रहे हैं। बहुत ठंडा पानी है, एक्सट्रीमली कोल्ड। वैसे मुझे सर्दी थी, पर फिर भी मैंने पानी को एंजॉय करने के लिए एटलीस्ट मुंह तो धो ही लिया। अगर मेरे साथ कोई और एक्स्ट्रा को रहता, मैं कोशिश करता नहाने के लिए। बिलीव मी, मैं नहा लेता इतने ठंडे पानी में भी। और फिर हमारा आखिरी डेस्टिनेशन डोचुला पास। हमने यहाँ पे थोड़ी सी मस्ती की और निकल लिए हम डोचुला पास की तरफ। डोचुला पास पहुँचने में हमें लगभग 20 से 25 मिनट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी कर्व है, जैसे कि आप देख भी सकते हैं वीडियो में। तो हम थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके थोड़ा स्लो ही ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को। तो फाइनली अब हम पहुँचने वाले हैं और 10 से 20 सेकंड में हम पहुंच जाएंगे डोचुला पास के पास।
सो हम फाइनली अब पहुंच चुके हैं डोचुला पास के पास। Here we will walk. What is he saying? अब अभी हम टॉप पे हैं डोचुला पास पे और लुकिंग एट द कंडीशन जो मुझे फील हो रहा है ये -5 या 6 के आसपास है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो हो रही है और यू कैन सी कि जो मेरा हाथ है ऐसा लग रहा है कि ब्लड है ना क्लॉट हो जाएगा। यू कैन सी द ट्रेस। अब मैं इसको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूँ आपको। सारा बर्फ से ढका है। हाइट भी कुछ काफ़ी ज़्यादा है। जो हमारे लेफ़्ट साइड पे हिमालय रेंजेस है जो फॉग की वजह से विजिबल बिल्कुल भी नहीं है। और इस साइड अगर हम देखते हैं इस तरफ देखते हैं तो ये जो स्तूपास है टोटल 108 स्तूपास है। और ये टू गिव रिस्पेक्ट टू द आर्मी those who have lost their lives in the battle and struck the stupas. ठंड काफ़ी ज़्यादा है। अब जो हमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो चाय या कॉफ़ी की। तो पास में एक कैफ़े है 68 कैफ़े। हमारे गाइड ने बताया कि इस कैफ़े में कॉफ़ी भी अच्छी मिलती है और चाय भी है। साथ में आप इंडियन समोसे भी इंजॉय कर सकते हो। तो हम चले अब टी एंड कॉफ़ी इंजॉय करें। फाइनली हम लोग 68 कैफे में आए हैं। और फाइनली बाहर इतनी ज़्यादा ठंड थी कैफे में आए से ज़्यादा ठंड थी इतनी ठंड तो यहाँ पे आके हम कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। थैंक्स टू मिस्टर खिल्ले दौरजी यहाँ पे आके इस कॉफ़ी इंजॉय लेके आए। नेम खिल्ले दौरजी 68 कॉफ़ी It was started in 2016 to mark the 60th birthday of 40th birthday of 40. So we are enjoying coffee. समोसा है यहाँ पे मिल गया। ब्रेड समोसा भी खाएंगे और कॉफ़ी भी इंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये भूटान का सफ़र? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।